हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। श्री श्याम पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम पूर्व के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने विस्तार से ये जाना था कि भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी मौलिक विशेषताएं हैं जिनके कारण भारतीय संविधान को हम एक संक्षिप्त रूप से उसका संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे विलक्षण संविधान है जिसमें सभी देशों के संविधानों की विशेषताएं पाई जाती हैं। विशेषकर हमारे देश पर जिन ब्रिटिश शासन व्यवस्थाओं का प्रभाव रहा उसके भी लक्षण हमारे देश में देखने को मिलते हैं। तो भारतीय जो संविधान है वो भारतीय संविधान एक सभी लोगों की, सभी संस्कृतियों की, सभी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है। विशेषकर इसमें हमने पहले ऐसी बहुत सी विशेषताओं का अध्ययन किया था जो विशेषताएं भारतीय संविधान की मौलिक ही नहीं जबकि अनूठी विशेषताएं भी हैं। इन विशेषताओं में विशेषकर हमने देखा कि जो लिखित निर्मित भारतीय संविधान है विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, लचीले और कठोरता का समन्वय है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये हमारे संविधान की मौलिक और मूल आवश्यकताओं में इनको हमने जाना था। और अब हम भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताओं में आगामी जो विशेषताएं हैं जो निम्न प्रकार हैं। विशेषकर इसमें हम देख रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताओं में अगली विशेषता है संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में हमारे देश की शासन व्यवस्था में जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है उसमें सबसे प्रमुख शासन व्यवस्था संसदात्मक शासन प्रणाली है। हमारे देश के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। विशेषकर कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है, तो हम बताएंगे भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है उसका भी एक रूप है वह संसदात्मक शासन प्रणाली। तो संसदात्मक शासन प्रणाली, ये शासन प्रणाली हमारे देश में कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन। ये शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन, जिसको हम यूके के नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम। संसदात्मक शासन प्रणाली भारत ने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। अब हमारे देश के अंतर्गत हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे देश में संसदात्मक शासन प्रणाली को क्यों अपनाया गया है। इसके जो कारण हैं, इस संसदात्मक प्रणाली को अपनाने के संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाने के क्या कारण हैं? अपनाने के क्या कारण हैं? सबसे पहले ये देखिए, संसदात्मक शासन प्रणाली के अपनाने के कारणों में हम सर्वप्रथम देखें तो सबसे पहला कारण ये है कि हमारे ऊपर ब्रिटेन की शासन प्रणाली,
ब्रिटेन का उपनिवेश होना, या हम ये कहें कि भारतीय ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसलिए ब्रिटिश शासन प्रणाली का प्रभाव भारत में था। विशेषकर हम ये देखें ब्रिटेन का उपनिवेश होना या ब्रिटिश शासन प्रणाली, ब्रिटिश सरकार का प्रभाव, क्योंकि भारत में जो शासन है वो किसके अनुसार चलाया जा रहा है? ब्रिटिश शासन की व्यवस्थाओं के अनुसार चलाया जा रहा है। भारत अंग्रेजों का क्या था? उपनिवेश था, और अंग्रेजों का उपनिवेश होने के कारण भारत की सभी प्रकार की जो शासन व्यवस्थाएं थीं वो ब्रिटेन के शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप थी। और ब्रिटेन के अंतर्गत कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। और ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण हमारे भारतीय लोगों को भी ब्रिटिश शासन व्यवस्थाओं का ही क्या मिला? प्रशिक्षण मिला है। इसका मतलब है भारतीयों को भी, ध्यान दें, भारतीयों को ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश शासन के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त होना, भारतीय लोगों को जो क्या मिला? भारतीय लोगों को जो अनुभव मिला था, भारतीय लोगों ने जो शासन व्यवस्था की जो जानकारी प्राप्त की थी, जो अनुभव प्राप्त किया, वह अंग्रेजी शासन के प्रभाव से और अंग्रेजी शासन के अधीन रह कर के मिला। इसलिए वे संसदात्मक शासन प्रणाली के अनुरूप ही इस प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के सहभागिता और इस शासन व्यवस्था के प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके, इसलिए इसी शासन व्यवस्था का अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ था। और दूसरा है कि ये लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में संसदात्मक शासन प्रणाली ही, ये संसदात्मक शासन प्रणाली ही अधिक उत्तरदायी होना, सबसे ज़्यादा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी शासन व्यवस्थाओं में संसदात्मक शासन व्यवस्था को माना जाता है, इसलिए ये उत्तरदायी शासन प्रणाली के रूप में थी। तो ध्यान देना, विशेष रूप से हम ये देख रहे हैं कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो भारत के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक की संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है, और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में ब्रिटेन की शासन प्रणाली का सबसे बड़ा महत्व है कि, और इसी से ये प्रणाली अपनाई गई है। तो इसका कारण ये है कि ये ब्रिटिश का उपनिवेश था और ब्रिटिश भारत में इसका ही अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त किया था, इसलिए भारतीयों का इस शासन प्रणाली के प्रति ज़्यादा लगाव हुआ, ज़्यादा रुचि हुई और इसे ज़्यादा उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी इस शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप मानी जाती है। इसलिए इस शासन प्रणाली में संसदात्मक शासन प्रणाली के अनुरूप थे। जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत हमारे कुछ प्रमुख नेता थे, जिसके विशेषकर उदारवादी नेता, ये सारे उदारवादी नेता थे, वो ब्रिटेन के शासन व्यवस्थाओं में बड़ी सहानुभूति रखते थे, बड़ी न्यायप्रिय शासन व्यवस्था मानते थे और अंग्रेजी शासन को वरदान साबित करते थे। उनमें सबसे ज़्यादा विशेषकर दादा भाई नौरोजी, जिसको भारतीय शासन व्यवस्था में सर्वाधिक वयोवर्ध सदस्य के रूप में माना जाता है, जिसको भारतीय कांग्रेस का सबसे
सबसे बड़ा वर्धा या इसको कांग्रेस का ग्रैंड फादर भी कहा जाता है। कांग्रेस का सबसे वयोवृद्ध सदस्य दादा भाई नौरोजी था। वो अंग्रेजी शासन व्यवस्थाओं को बहुत ही ज़्यादा वरदान और न्यायप्रिय और सहानुभूति रखने वाला शासन मिलता था। और दूसरा इसका सबसे पहले हमने 1 नंबर पर ये देखा, और 2 नंबर था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले थे ये भी उदारवादियों के सबसे प्रमुख नेता माने जाते हैं। इन्होंने भी अंग्रेजी शासन को हमेशा के लिए भारतीयों के लिए एक न्यायप्रिय शासन की हुआ। और ये गांधी जी के, ध्यान रखना एक विशेष रूप से ये भी बात है कि इनको ये जो गांधी जी के गुरु थे, महात्मा जो गांधी था, महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे और गांधी जी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इससे प्रभावित होकर के इस शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और इसके साथ साथ में हम 3 नंबर पर देखें तो पंडित मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के जो पिता थे वो पंडित मोतीलाल नेहरू थे। और मोतीलाल नेहरू के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी क्या बने? इनके एक सबसे ज़्यादा इनके उत्तराधिकारी के रूप में जिन्होंने उदारवादियों के सबसे ज़्यादा हुआ। और उसमें सबसे बड़ी इनके अंतर्गत जो सबसे बड़ी थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने क्या किया था कि जो 1930 के अंतर्गत जो स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था, उस स्वराज विधेयक के अंतर्गत ये निर्णय किया था कि भारतीयों पर जो शासन किया जाएगा वो भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा। और ये भारतीयों के द्वारा जो शासन किया जाना, ये जो स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया गया था, ये स्वराज विधेयक एक लोकतंत्र शासन की नींव थी। और लोकतंत्र शासन की नींव के अंतर्गत ही क्या है, संसदात्मक शासन प्रणाली को लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया था। इसलिए हम समझ चुके हैं कि भारत के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाने के क्या कारण थे। तो एक तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव था, दूसरा है संसदात्मक शासन प्रणाली सबसे ज़्यादा क्या थी, उत्तरदायी शासन प्रणाली थी, और तीसरा है कि उदारवादी नेताओं की भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसलिए भारत के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली ही भारतीय लोगों के हितों के अनुरूप कार्य करने में क्या थी, सक्षम थी। और इसके द्वारा ही क्या किया जा सकता है, भारत में जो आकांक्षाएं, भारतीयों की जो स्वतंत्रता के प्रति जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता था। इसीलिए इस संसदात्मक शासन प्रणाली को भारत में अपनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम माना गया। और इसको लेकर के भी हमारे जो प्रमुख नेता थे उनके अंदर बहस भी चली, संविधान सभा के अंतर्गत इसको लेकर बहस चली कि भारत के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाना चाहिए या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ प्रमुख जो नेता थे, जिसमें जैसे भीमराव अंबेडकर है, वो भीमराव अंबेडकर ने भी भारतीय जो शासन प्रणाली है उसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया था। और उन्होंने माना था कि हमारे देश के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार हमारे देश में अध्यक्षात्मक शासन अपनाना चाहिए, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो नेतृत्व था वो अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। और अमेरिका के माध्यम से हम हमारी अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश के अंतर्गत जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जिन पर उदारवादी नेताओं का सबसे ज़्यादा क्या माना प्रभाव था, वो पूरी तरह से संसदात्मक शासन प्रणाली के समर्थन में थे। और इस समर्थन होने के कारण ही भारत के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली की रणनीति तैयार की। और संविधान निर्माताओं ने इस बात को विशेष महत्व दिया कि भारतीय जनता की आकांक्षाओं को, भारतीय जनता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली निश्चित तौर से एक बहुत ही आगामी और
और बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये एक उत्तरदायी शासन प्रणाली का प्रभाव है। तो हमने भारतीय शासन व्यवस्थाओं को अपनाने के लिए भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली को अपनाने का जो कारण था, उस कारण को देखा। अब हम देखेंगे कि संस्थात्मक शासन प्रणाली क्या है, भारतीय संस्थात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात, संस्थात्मक शासन प्रणाली, इसके शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। संस्थात्मक शासन प्रणाली के शब्द से स्पष्ट हो रहा है। संस्थात्मक का मतलब है संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता यहाँ स्पष्ट हो रही है। संस्थात्मक शासन प्रणाली, इसको हम कह रहे हैं संसद की सर्वोच्चता, और इस संसद का दूसरा नाम है व्यवस्थापिका। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? व्यवस्थापिका या विधायिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विधायिका या व्यवस्थापिका भी कहते हैं। ये सरकार का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के प्रतिनिधित्व को क्या करता है? स्पष्ट करता है। देखिए, हम देखते हैं कि संस्थात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। संस्थात्मक शासन प्रणाली का मतलब ये है कि सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संस्थात्मक शासन प्रणाली की हम इसकी विशेषताओं के अंतर्गत देखते हैं। संस्थात्मक शासन प्रणाली में सरकार के 3 अंग होते हैं। इनमें 1 नंबर पर है व्यवस्थापिका। 1 नंबर पर कौन सी है? व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका का मतलब हो, जिसको हम आम भाषा में क्या कह रहे हैं? विधायिका भी कहते हैं। और इसको अपने अनुरूप अगर देखें तो इसका जो वो होगा, उसको होगा संसद। इसको हम अगर भारत के संदर्भ में देखें कि विधायिका क्या है, तो उसको क्या कहेंगे? हम संसद के नाम से जानेंगे। और दूसरा सरकार का जो अंग होता है, उसका नाम है, दूसरा जो अंग है उसका नाम है कार्यपालिका। कार्यपालिका। अब कार्यपालिका होती है, उसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं सरकार। शासन चलाने वाला जो निर्मात्री जो संगठन है, उसका नाम होता है सरकार। और 3 नंबर पर होती है न्यायपालिका। 3 नंबर पर होती है न्यायपालिका। हम पढ़ रहे हैं संसदात्मक शासन प्रणाली, और संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत ध्यान देना, हम संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत हम इनके अंगों, सरकार के अंगों के आधार पर संसदात्मक शासन प्रणाली को स्पष्ट कर रहे हैं। संसदात्मक व्यवस्थापिका में इस व्यवस्थापिका का कार्य है कानून का निर्माण करना। कानून का क्या करना? निर्माण करना। क्योंकि कानून कहाँ बनते हैं? संसद में बनते हैं। और इसका काम है कानून को लागू करना, कानून को क्रियान्वित करना, लागू करना। और ये है विधायिका के बने हुए कानून का उल्लेख करना। ध्यान देना, कानून का उल्लेख करना। यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया गया है, कानून का उल्लेख करना। तो सरकार के 3 अंग हैं, और तीनों अंग क्या कर रहे हैं? अपना अपना काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कार्यों के आधार पर कैसे कार्य किया जाता है कि यहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत संसद के जो चुने हुए, जो इसमें जो जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो क्या करते हैं? कानून का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हमारे देश के अंतर्गत और द्विसदनात्मक, कौन सी? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। किस व्यवस्थापिका को अपनाया गया है? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। और द्विसदनात्मक का मतलब है 2 सदन, एक तो लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। वैसे अगर हम ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन के अंतर्गत भी 2 सदन माने जाते हैं। एक तो कौन सा माना जाता है? लॉर्ड सभा, और दूसरा है सीनेट। ये कानून, ये व्यवस्थापिका और विधायिका, तो इसके अंतर्गत क्या है कि ये जो चुने हुए जो सदस्य हैं, ध्यान देना, इसके अंतर्गत जो चुने हुए जो सदस्य हैं, ये क्या करते हैं? कानून का निर्माण करेंगे। तो कहाँ कानून का? संसद के अंतर्गत क्या है कि ये कानून में जो बना हुआ है वो इसके अनुसार, और इसके अंतर्गत क्या है कि
ये जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका भी क्या होगी, यदि इसके अंतर्गत भी संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, और नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत इसको हम क्या कहेंगे, जिसके अंतर्गत राजा ब्रिटेन में तो है राजा या सम्राट, और भारत में है राष्ट्रपति, भारत में है राष्ट्रपति। 2 नंबर पर है वास्तविक कार्यपालिका, 2 नंबर पर है वास्तविक कार्यपालिका। ये वास्तविक कार्यपालिका, ये जो नामात्र का शासन है इसको हम कहेंगे राष्ट्राध्यक्ष, इसको कहेंगे राष्ट्राध्यक्ष। क्यों, शासन का सर्वे सर्वा कौन होता है, राष्ट्रपति, और इसको हम कहेंगे वास्तविक कार्यपालिका को कहेंगे हम शासनाध्यक्ष, क्योंकि शासन चलाने वाला जो प्रधान होता है वो किसके द्वारा होता है, कौन होता है, शासनाध्यक्ष होता है। शासन का सर्वोच्च व्यक्ति शासनाध्यक्ष और राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति वो राष्ट्रपति होता है। अब इसके अंतर्गत कौन आता है, मंत्री परिषद सर्वोच्च होती है। ध्यान देना विशेष रूप से कि यहाँ पर कार्यपालिका की जो शक्ति होती है इसको हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका की जो शक्ति है संसदात्मक शासन प्रणाली में 2 भागों में बटी होती है। 1 नंबर पर नाममात्र की, जिसको हम अनौपचारिक कहते हैं, इसको दूसरे शब्दों में हम अनौपचारिक भी कहते हैं, औपचारिक, और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक शासन की जो शक्तियां हैं वो नाममात्र की, जिसके अंतर्गत राजा या राष्ट्रपति होता है, और ये शासनाध्यक्ष होता है। सारे जो कार्य होते हैं वो किसके नाम से होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष के नाम से होते हैं, और जो वास्तविक कार्य होते हैं वो किसके अनुसार होते हैं, मंत्री परिषद के द्वारा। और मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो ये कार्यपालिका कानून को क्या कर रही है, लागू कर रही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर इस कार्यपालिका के संदर्भ में देखा। अब यहाँ पर संसद के कितने सदन हुए, 2 सदन, संसद के 2 सदन। 1 नंबर पर क्या हुई, लोकसभा, और 2 नंबर पर है राज्यसभा। लोकसभा और दूसरे नंबर पर है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के अंतर्गत जो सदस्य हैं वो यहाँ कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर संबंधों के आधार पर, उत्तरदायित्व के आधार पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, हम ये कहें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं में देखें, 1 नंबर पर इसकी विशेषताओं में देखें, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच, ध्यान देना, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के बीच, व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। ये संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषता होती है। अब देखिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में घनिष्ठ संबंध कैसे हैं, क्योंकि कार्यपालिका लोकसभा के अंतर्गत जो नेतृत्व है वो किसका होता है, सरकार का। सरकार, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। हम ये कहें कि सरकार, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका किसके प्रति है, व्यवस्थापिका के प्रति। और व्यवस्थापिका किसके प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका पे। मतलब कार्यपालिका जो भी काम करती है वो किसके अनुसार काम करती है, बहुमत के अनुसार। तो यहाँ पर जो भी कानून का निर्माण होगा, सरकार क्या काम कर रही है,
सरकार इसको लागू कर रही है और संसद उसको क्या कर रही है, लागू कर रही है। तो यहाँ पर जो उत्तरदायित्व हो गया, ध्यान देना, यहाँ पर घनिष्ठ संबंध है वो किसके लेकर के है, उत्तरदायित्व को लेकर। किसको लेकर के है, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व को लेकर। एक नंबर पर सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व एक नंबर पर है सामूहिक उत्तरदायित्व, और 2 नंबर पर है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अब ध्यान देना, कार्यपालिका और व्यवस्था भी इसके जो संबंध है वो सामूहिक उत्तरदायित्व है। इस संसद में बने हुए कानून, इस संसद में बने हुए कोई भी जो विधेयक है, कोई भी जो विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा वो विधेयक सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अंतर्गत किसकी भूमिका होती है, कार्यपालिका की। किसकी भूमिका रहेगी, कार्यपालिका। लेकिन यहाँ पर जो बहुमत दिया जाएगा, कोई भी कानून है वो किससे पारित, कोई भी विधेयक किससे पारित होगा, बहुमत से पारित होगा। तो ये बहुमत से जो पारित होने वाला जो विधेयक है वो एक प्रकार का क्या माना जाएगा, सामूहिक विधेयक। ध्यान देना, सुनना, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध, और इसको किसको लेकर के, सामूहिक उत्तरदायित्व। जैसे कोई भी विधेयक होता है, कोई भी कानून बनने की शुरुआती जो प्रक्रिया है वो किसके अनुरूप होगी, विधेयक के अनुरूप। और विधेयक कहाँ किए जाएंगे, कहाँ विधेयक कहाँ पारित किए जाते हैं, संसद के अंदर। संसद का पहला सदन कौन सा है, लोकसभा, और दूसरा सदन कौन सी है, राज्यसभा। कोई भी विधेयक पारित किया जाएगा वो लोकसभा में पारित किया जाएगा और सरकार के द्वारा पारित किया जाएगा, लेकिन उसमें लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत के माध्यम से इसे क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा। और उस बहुमत को पारित होने के बाद में राज्यसभा उसको क्या करेगी, उसको बहुमत से पारित करेगी, और फिर उसको बहुमत से पारित करने के बाद में ये किसके पास में जाएगा, ये विधेयक हमारे राष्ट्रपति के पास में जाएगा। और राष्ट्रपति की अदो हस्ताक्षर के बाद में अंतिम स्वीकृति, विधेयकों पर अंतिम स्वीकृति कौन दे रहा है, राष्ट्रपति दे रहा है। राष्ट्रपति अंतिम स्वीकृति दे रहा है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान हो गया, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, और इसके अंतिम हस्ताक्षर के बाद ही यहाँ कार्यपालिका के सदस्य शुरुआत के अंतर्गत किसी विधेयक को सत्ता पक्ष के द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पर जो बहस है वो किस पर किया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा। फिर इसको पूर्ण बहुमत के बाद में इसको क्या किया जाएगा, पारित कर दिया। फिर इसके बारे में ये राज्यसभा में गया, राज्यसभा में पारित हो जाने के बाद में अंतिम स्वीकृति कौन दे रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसको हम क्या कहेंगे, सामूहिक उत्तरदायित्व कहेंगे। और ये सामूहिक उत्तरदायित्व इस कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के घनिष्ठ संबंधों को दर्शा रहा है, और ये संसद की सर्वोच्चता को भी क्या करता है, स्पष्ट है। इसलिए संसदात्मक शासन प्रणाली में संसदीय संप्रभुता को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व, ध्यान देना, यहाँ पर संसद में कानून बहुमत से पारित होता है, और बहुमत से पारित हो जाने के बाद में अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा जा रही है, जो कार्यपालिका का क्या होता है, प्रधान होता है। और ये अंतिम, उसके बाद में ही कानून निर्माण किया जाएगा। और न्यायपालिका अपना, इसकी दूसरी विशेषता क्या, कार्यपालिका मतलब सरकार का अनिश्चित कार्यकाल। पहली विशेषता हमने देखी थी, इसकी पहली विशेषता हमने देखी सामूहिक उत्तरदायित्व, और दूसरी विशेषता इससे ही जुड़ी हुई है अनिश्चित। अगर कार्यपालिका, कानून को निर्माण करने वाली जो सरकार है, अगर सरकार क्या करे, संप्रभु बने, तानाशाही बने, निरंकुश बने, तो इसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा के अंतर्गत
अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसका मतलब ये जो सरकार है वो किस पर निर्भर करती है, बहुमत के द्वारा। अगर वो संवैधानिक नियमों के अनुसार काम नहीं कर रही है तो संसद के जो प्रतिनिधि हैं वो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उसको बीच में ही हटा सकते हैं। तो ये अविश्वास अनिश्चित कार्यकाल है, वो क्या हो गया, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, ध्यान देना, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा करके इसको क्या किया जा सकता है, इसको अनिश्चित समय में यानी समय से पहले ही इसे भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को भंग करना, सरकार को हटा देना, यहाँ पर इसका क्या हो गया, दूसरा कार्यकाल, इसका दूसरी लक्षण है। तो देखिए संसदात्मक शासन प्रणाली की दो विशेषताएं क्या बनी, एक तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। ये घनिष्ठ संबंध उत्तरदायित्व के आधार पर है, सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के अंतर्गत देखेंगे कि मंत्री परिषद जो है वो मंत्री परिषद होती है, उसके 3 भाग होते हैं। एक नंबर पर है कैबिनेट मंत्री, एक नंबर पर जैसे हमने ये देखा, अब हम ये देख रहे हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट, इसके मंत्री परिषद के 3 भाग हैं, एक कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के जो सहयोगी हैं वो राज्य मंत्री हैं और राज्य मंत्रियों के जो सहयोगी हैं वो उपमंत्री हैं। इसका मतलब है कि जो सामूहिक जो उत्तरदायित्व है, क्योंकि सरकार का सबके प्रति उत्तरदायित्व बन रहा है, लेकिन जो मंत्री है वो अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं और अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होने के कारण वो एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब संसद के अंतर्गत सामूहिक जो विधेयक बनते हैं उसके संदर्भ में है। और दूसरा जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है ये केवल मंत्रियों को अपने अपने विभागों का सर्वे सर्वा बनना और उसी के अनुसार कार्य करने के संबंध में है। तो इसका काम हो गया केवल किसके संबंध में, संसद में विधेयक बनाने के संबंध में। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का जो बन गया वो अपने अपने विभागों के बारे में, विभागों के सर्वे सर्वा के आधार पर स्पष्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि दूसरा कार्य आया कार्यपालिका के और इसका आया अनिश्चित, और तीसरा है न्यायपालिका का स्वतंत्र होना। न्यायपालिका को बना हुआ जो कानून है वो किसके अनुसार काम करती है, संविधान के अनुसार कार्य करती है और ये बने हुए कानून का उल्लेख करती है। यहाँ पर ये कानून बना, ये कार्यपालिका के पास में आया, कार्यपालिका के बाद में ये किसके पास में गया, न्यायपालिका के पास में गया और यहाँ जाकर के ये क्या कर रहा है, कानून का उल्लेख करता है। और अगर इसके पास में एक शक्ति भी है जिसको हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, और न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये है कि जो विधायिका के द्वारा जो बने हुए कानून हैं वो अगर संविधान के अनुसार नहीं हैं तो उसे वैध या अवैध घोषित करने की जो शक्ति है वो न्यायपालिका के पास में होगी। और इस प्रकार संसदात्मक शासन प्रणाली की ध्यान से विशेष देना, संसदात्मक शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन कैसे माना गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन इसलिए माना गया है कि ये बहुमत का शासन है, ये जनता का शासन है जो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, लोकतंत्रात्मक शासन का। इस शासन प्रणाली को मंडलात्मक शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्रीय शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि शासन का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसलिए ये प्रधानमंत्रीय शासन व्यवस्था भी है जिसको मिनिस्टर सिस्टम, इसको
प्राइम मिनिस्टर सिस्टम के नाम से भी जाना जाएगा, और ये कैबिनेट प्रणाली भी है, और संसदात्मक शासन इसके उपनाम है। प्रधानमंत्री इसलिए है क्योंकि सर्वेसर्वा प्रधान वास्तविक शासन प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, और मंत्रिमंडलात्मक शासन का मतलब है कि ये मंत्री परिषद के अंतर्गत जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो ही शासन के प्रमुख आधारभूत स्तंभ होते हैं। तो आइए हम जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया भी जाता है कि संसदात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे संसदात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें सरकार के दो अंग कार्यपालिका और विधायिका के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है, और वो न्यायपालिका अपना स्वतंत्र पूर्वक कार्य करती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल या फिर ये जो मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित कार्यकाल होता है, और न्यायपालिका अपना स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है। ये कई बार छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि संसदात्मक शासन प्रणाली की 3 विशेषताएं बताई हैं। तो 3 विशेषताओं में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध में 2 प्रकार के संबंध, एक सामूहिक उत्तरदायित्व, एक दूसरा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व में हम ये कहेंगे कि जो कोई भी विधेयक तैयार होता है तो इसमें संसद में पूर्ण बहुमत मिलना अत्यंत आवश्यक है, और उसमें सभी का समर्थन उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना अत्यंत आवश्यक है। और 2 नंबर पर जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है वो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है कि इसके अंतर्गत जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, उसमें अपने अपने विभागों के जो अध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष, वो सर्वेसर्वा होते हैं। और कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल मतलब सरकार जो प्रधानमंत्री होता है उसका कार्यकाल क्या होता है, अनिश्चित होता है। कि जब एक मंत्री का इस्तीफा होता है, मंत्रिमंडल के एक मंत्री का इस्तीफा देना पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना जाएगा। उसको पूरी को क्या किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। तो ध्यान देना, अनिश्चित कार्यकाल 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो संवैधानिक उल्लंघन होने पर या निरंकुश और तानाशाही रवैया अपनाने पर, अक्षमता और सिद्ध कदाचार होने पर क्या किया जा सकता है, इसको संसद के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव ला करके हटाया जा सकता है। और दूसरा, किसी एक मंत्री परिषद के एक मंत्री का पद त्याग देना संपूर्ण मंत्री परिषद का बर्खास्त माना जाएगा। और इस प्रकार ये 2 विशेषताएं और न्यायपालिका अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, और इसी प्रकार की शासन प्रणाली को हम संसदात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। ध्यान देना, एक विशेष प्रश्न इससे में ये पूछा भारत में, इसमें छोटा भी प्रश्न है बड़ा भी प्रश्न है, इसमें पूछा जाएगा संसदात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है, और प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है। न्यायपालिका अपना स्वतंत्र पूर्वक कार्य करती है। इस प्रकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का नाम है संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अच्छी तरह से देखें, कार्यपालिका की जो शक्ति हैं 2 भागों में बटी हैं, एक औपचारिक है, दूसरी अनौपचारिक है। औपचारिक जो शक्ति हैं वो नाम मात्र की हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति के पास में होती हैं, और वास्तविक शक्तियाँ होती हैं जो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के पास में होती हैं, जो शासन का सर्वोच्च होता है, और सभी निर्णय सभी काम प्रधानमंत्री के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार ये विशेष रूप से ये बड़ा प्रश्न था और इसको आपने जाना। अब इसके बाद में है, इसलिए इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसके संदर्भ में क्या कहा। भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा कि संसदात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें दिन प्रतिदिन शासन के कार्यों की मूल्यांकन होता रहता है। प्रत्येक नागरिक के द्वारा, प्रत्येक संस्थाओं के द्वारा, हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा शासन के कार्यों का मूल्यांकन होता रहता है, और यहाँ पर सभी के द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाना शासन पर नियंत्रण बना होता है। जनता का शासन पर नियंत्रण बना और शासन का जनता पर नियंत्रण बना, ये एक दूसरे के बीच में घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है, और ये संबंध दर्शाना ही
संसदात्मक शासन प्रणाली की सबसे बड़ी मूल विशेषताएं मानी जाती है। तो विशेषकर हमने ये देखा कि संसदात्मक जो शासन प्रणाली है, इस संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत अंबेडकर ने जो कहा है कि दिन प्रतिदिन शासन के कार्यों में दिन प्रतिदिन क्या होना, मूल्यांकन होना, समीक्षा होना, और समीक्षा के अंतर्गत जनता की भागीदारी, और जनता की भागीदारी में ये स्पष्ट हो रहा है कि शासन कहीं निरंकुश नहीं बन जाए, कहीं यहाँ पर अपनी शासन की शक्ति का दुरुपयोग करके ये अपने शक्तियों का दुरुपयोग न कर दें। इसके कारण ये शासन भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा प्रमुख माना जाता है। अब हम इसका जो आगामी जो बिंदु होगा वो विशेष रूप से इसका आगामी बिंदु देख रहे थे, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक स्वतंत्रता का समन्वय। दूसरी चालू है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत हम आगामी जो विशेषता देख रहे हैं, ये विशेषता संसदीय संप्रभुता और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच में क्या है, समन्वय का बिंदु है। संसदीय संप्रभुता हमने अभी एक बिंदु पढ़ा है, उसका नाम था संसदात्मक शासन प्रणाली। और संसदात्मक शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, संसदीय संप्रभुता। भारत ने ये जो संसदीय शासन प्रणाली है वो कहाँ से अपनाई है, ब्रिटेन से। और न्यायिक स्वतंत्रता की जो प्रमुख है, ये न्यायिक स्वतंत्रता है वो एक जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ पर कौन सी शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ध्यान देना, अमेरिका के अंतर्गत कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो USA, जिसको हम कहेंगे अमेरिका, दूसरे शब्दों में अमेरिका है, जिसका अंग्रेजी में नाम USA है, और ये ब्रिटेन। दोनों देशों की शासन व्यवस्थाओं का समन्वय भारत में देखने को मिल रहा है। संसदीय संप्रभु संसदात्मक शासन प्रणाली और न्यायिक स्वतंत्रता अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अब संसदात्मक शासन संसदीय संप्रभुता को हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि व्यवस्थापिका जिसको हम क्या कह रहे हैं, विधायिका, जिसका दूसरा नाम है विधायिका, इसकी सर्वोच्चता है। अब संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत इसकी सर्वोच्चता को कैसे जोड़ करके देखा गया, इसके अंतर्गत ये देखा गया कि यहाँ पर देखिए ब्रिटेन के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली है, और ब्रिटेन के अंतर्गत जो संसद है, इसकी विधायिका है, उसका नाम क्या है, संसद। और संसद के अंतर्गत इसका जो प्रतिनिधि सदन है, प्रतिनिधि सदन, और प्रतिनिधि सदन का नाम क्या है, लॉर्ड सभा। कौन सी सभा है, लॉर्ड सभा। ये लॉर्ड सभा अंतिम अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ये अंतिम अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अंतिम मतलब अंतिम अपीलीय अधिकार। कहने का मतलब ये है कि लॉर्ड सभा में बने हुए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
विशेष रूप से ध्यान देगा। व्यवस्थापिका की संसदीय संप्रभुता का मतलब है संसद की सर्वोच्चता। संसद की सर्वोच्चता का मतलब है कि संसद में बने हुए कानून, संसद में बने हुए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इसलिए नहीं दी जा सकती है क्योंकि यहाँ पर एक नंबर पर, यहाँ पर हम देखें कि ब्रिटेन के अंतर्गत कौन सी शासन प्रणाली है? राजतंत्रात्मक की संसदात्मक शासन प्रणाली है। तो क्या भारत में भी बने हुए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? और न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसका मतलब व्यवस्थापिका की निरंकुशता से संबंधित है। और अगर निरंकुशता हो जाएगी तो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा और जनता का जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके अनुसार शासन तालमेल नहीं बैठा पाएगा। इसी के अनुसार इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर संसदीय संप्रभुता मतलब संसदात्मक शासन प्रणाली की जो सर्वोच्चता है, कि व्यवस्थापिका की जो सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता है, बने हुए कानून है, वो कहाँ होंगे? वही सर्वोच्च और अंतिम होंगे। तो यहाँ पर एक तो बिंदु ये है। और भारत में इस चीज़ को कैसे स्पष्ट किया है? भारत में इसको कैसे स्पष्ट किया है कि भारत में जो संसद है, भारत में भी संसद है, उसकी संसदीय संप्रभुता को बरकरार रखा है। और इस संसदीय संप्रभुता के अंतर्गत कैसे किया है कि संसद का जो कानून है, जैसे ये संसद है, इसके दो सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा के अंतर्गत ही, लोकसभा क्या है? सर्वोच्च, लोकसभा सबसे ज्यादा शक्तिशाली सदन है। लोकसभा शक्तिशाली सदन है क्योंकि जनता का प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधित्व सदन है। इसको हम निम्न सदन के नाम से भी, किसके नाम से? निम्न सदन, निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। तो संसदीय, इसके अंतर्गत विशेष रूप से क्या माना गया कि लोकसभा के अंतर्गत जो कानून बने होते हैं, कानून बनाने का जो सर्वोच्च सदन है वो लोकसभा है। और लोकसभा के अंतर्गत कानून का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। और ये कानून का निर्माण करके ही क्या किया जाएगा? लोकसभा का कानून बनाने का सर्वोच्च सदन है और इसको ही कानून निर्माण करने की सर्वोच्च संस्था मानी गई है। संघीय स्तर पर बनने हुए जो कानून हैं, हमारे देश में बनने वाले जो कानून हैं, उनकी जो शक्तिशाली सदन है वो लोकसभा में है। और इसे बहुमत के द्वारा, किसके द्वारा? बहुमत के द्वारा ही क्या किया जा सकेगा? पारित किया जा सकेगा। तो यहाँ पर जो बहुमत शब्द है, ये बहुमत शब्द किसको स्पष्ट कर रहा है? संप्रभुता को स्पष्ट कर रहा है। और यहाँ पर जो बना हुआ कानून है, लोकसभा में बने हुए जो कानून हैं, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे और संविधान के अनुसार इनको लोकसभा के अंतर्गत जो प्रतिनिधित्व हैं, उनको न्यायालय के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है। अब इसके अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में न्यायिक स्वतंत्रता है। ये न्यायिक स्वतंत्रता कैसे प्रदान की है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय है, इस सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत विधायिका के द्वारा जो बने हुए जो कानून हैं, उनमें यहाँ पर देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर इसको बनाए रखने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन, अमेरिका में कौन सी व्यवस्था? न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। और न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि जो विधायिका के द्वारा बने हुए जो कानून हैं, विधायिका कार्यपालिका के द्वारा विधायिका में जो बने हुए जो कानून हैं, उसकी संवैधानिकता की जांच, उसमें क्या है? उसकी संवैधानिकता, संवैधानिक जांच कर उन्हें वैध या अवैध घोषित करने की
शक्ति, संवैधानिकता की जांच कर उन्हें वैध या अवैध घोषित करने की जो शक्ति है वो न्यायिक पुनरावलोकन है। और ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास में है? सर्वोच्च न्यायालय के पास में। और इस सर्वोच्च न्यायालय के पास में होने के कारण यहाँ पर न्यायालय की स्वतंत्रता होना आवश्यक है। और ये न्यायालय की जो स्वतंत्रता है वही क्या है? संविधान की सर्वोच्चता को स्पष्ट करता है। किसकी? संविधान की सर्वोच्चता। और संविधान की सर्वोच्चता है उसकी जो जांच है, संविधान की जो सर्वोच्चता है वो किसके द्वारा की जा रही है? न्यायालय के द्वारा उसकी सुरक्षा की जा रही है। इसलिए न्यायालय संविधान का सुरक्षा कवच है, ये संविधान का अभिभावक है, ये संविधान के बने हुए कानूनों को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि ये विधि के शासन के अनुरूप कार्य करने के लिए इन्हें बाध्य करता है। और कोई भी इनके अनुसार काम नहीं करता तो न्यायालय जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के माध्यम से उन्हें पूरी तरह से दंडित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास में बनता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका और विधायिका पर कानून के अनुसार कार्य करने का क्या देता है? निर्णय देता है। और ये निर्णय करना ही संविधान की सुरक्षा, संविधान की सर्वोच्चता। इसलिए लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और हमारी संसदीय संप्रभुता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। और इस प्रकार भारत के अंतर्गत जो ब्रिटेन की जो संसदात्मक शासन प्रणाली का जो गुण है संसदीय संप्रभुता, और अमेरिका के अंतर्गत जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता का गुण है, इन दोनों को मिला करके हमारे भारतीय संविधान में समन्वय पैदा किया है। और ये समन्वय पैदा करके हमारे संविधान को एक अनूठी और बेमिसाल एक नवीनतम तरीके के आधार पर बनाई जाने वाली संविधान का निर्माण किया है, जिससे भारतीय संविधान जो मौलिक संविधान बन सकें और भारतीय स्थिति को पूरी तरह से क्या कर सकें? मजबूत कर सकें। इसका मतलब ये है कि यहाँ संविधान की सर्वोच्चता बना रहना और न्यायालय की स्वतंत्रता बना रहना, दोनों बातें न्यायिक स्वतंत्रता को स्पष्ट कर रही है। और भारतीय संविधान में इन दोनों बातों को क्या दिया गया है? स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। और न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत जनहित याचिकाएं और न्यायिक सक्रियता, इन दोनों के माध्यम से ये क्या करती है? इस संसदीय संप्रभुता को नियंत्रण रखती है। तो कहने का मतलब ये है कि न्यायपालिका के द्वारा बने हुए कानून पर हमेशा क्या वो करती है? उनको नियंत्रण रखती है, निरंकुश और शक्ति के दुरुपयोग होने से बचाती है। कहीं ये नहीं हो जाए कि कार्यपालिका सरकार संप्रभु बन जाए और अपने बने हुए कानून का उल्लंघन करें, जिसकी वजह से न्याय संविधान की सर्वोच्चता बने रहे। तो इस मूल बिंदु के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट किया गया है कि संसदीय संप्रभुता के अंतर्गत संसद की सर्वोच्चता है और ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और इसको भी अपनाया गया है। और न्यायिक जो स्वतंत्रता है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को जो गुण है, इन दोनों गुणों को अपना करके भारतीय संविधान में इसको स्थान दिया गया है। तो विशेष रूप से हमने भारतीय संविधान की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं देखी। 1 नंबर पर संसदात्मक शासन प्रणाली और 2 नंबर पर संसदीय संप्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है, इन दोनों का समन्वय किया गया है। तो आज इस टॉपिक में हमने ये देखा कि भारतीय संविधान की जो मौलिक देन क्या है, इसको स्पष्ट किया गया है। धन्यवाद।